अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट 42 और मैंने उसके आपके साथ 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ बेटा। When answering this question, it should be assumed that together all the hydrogen atoms in a benzene ring results in a single unsplitted peak at 7.2। ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी नहीं, सिर्फ एक दफा इसने बदतमीजी की है कि इसने बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स को अलग अलग कर दिया। वरना बेंजीन, देखो याद रखिएगा, बेंजीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 कंसीडर होते हैं। बेंजीन के केस में हम हाइड्रोजन्स अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, मगर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट एक दफ़ा मैंने देखा एक क्वेश्चन में इसने बदतमीज़ी की जिसमें इसने बेंजीन के हाइड्रोजन्स को थोड़ा सा सेपरेट करके भी पूछा इसने। एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है। जबकि सिर्फ कार्बन की स्प्लिटिंग हो सकती है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हाइड्रोजन को बेंजीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ही कंसीडर करना चाहिए। थोड़ा सिंपल रहता है ये, ठीक है। आगे देखें क्या बोलता है। द प्रोटॉन एंड एमआर स्पेक्ट्रम, द स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 आइसोमेरिक कीटोन्स। आपको आइसोमेरिक कीटोन्स दिए में, यानी ये सब आइसोमर, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। टी इज गिवन, ठीक है। आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन ऑन द स्ट्रक्चर अबव लेबल्ड ईच कायरल कार्बन एटम एज एन स्टेरिक। यानी कायरल का मतलब ये हो गया कि आपने इसके अंदर एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो। तो जो मुझे नज़र आ रहा है कायरल, किस में नज़र आ सकता है? पहले वाले में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, दूसरे वाले में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्यू में, थर्ड वाले में CH2 ये भी नहीं है, फोर्थ वाले ये नज़र आ रहा है। दिस इज द कायरल बेटा, ये रहा CH वाला कायरल है। आप चेक करें, इसके साथ H लगा हुआ है, C6H5 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, COCH3 लगा हुआ है। तो ये कायरल है। बाकी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओके, लेट्स देखिएगा। पहले हम द प्रोटॉन एन एम आर ऑफ दिस पहले हम अपनी वर्किंग कर लें थोड़ी सी, ज़रा देखिएगा फटाफट, ताकि मुझे मेरी आपको समझा सकूं। PQRST, तो मैं अगर इन्हें कहीं बना लूं, मैं यहाँ बना लूं, पहले मैं P को बना रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिएगा, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। इससे मुझे जल्दी हो जाएगा, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये है P, ये किया मैंने, CH, ये हो गया P, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ Q पे बेटा। ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, और 2 CH2 के साथ CH3 है। तो CH2 CH2 CH3, ये हो गया Q बेटा, ठीक है। मैंने आसानी के लिए अलग कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर हम देख लेंगे बाद में। उसके बाद है R, ये बेंजीन रिंग है C6H5 का। उसके बाद है CH2, फिर है C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, ये हो गया R बेटा, ठीक है। उसके बाद S बना लेता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये हो गया बेंजीन रिंग। उसके बाद CH2 है, फिर से CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3, ये हो गया S बेटा। अब आता हूँ T के ऊपर। T को यहाँ बना लेता हूँ, नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है, देखिए मैंने बनाया बेंजीन रिंग, CH, CH3,
C डबल बॉन्ड O CH3। आसानी हो गई। आ जाए बेटा, प्रोटॉन NMR है ना, तो ज़रा चेक कीजिए। ये हो गए A, ये हो गया B, और ये पूरा C। तो 3 टाइप के प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। इधर आओ, A, B, C और D, 4 टाइप के प्रोटॉन है। A, B, C, D, 4 टाइप के प्रोटॉन है। A, B, C, D, 4 टाइप के प्रोटॉन हैं। A, B, C, D, 4 टाइप के प्रोटॉन हैं, और ये है D। सबसे पहली बात। अब आए दूसरी बात पे, यहाँ देखिएगा। ए की स्प्लिटिंग पैटर्न लिख देता हूँ साथ में ताकि आसानी हो जाए। ए के एडजेसेंट में क्या है, एक प्रोटॉन है, तो यानी ये डबलेट में टूटेंगे, ठीक है। मैं से ये लिख देता हूँ। अब देखो, पहले मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये होंगे डबलेट, ठीक है। अच्छा, इसके एडजेसेंट में 6 हैं, तो ये मल्टीप्लेट होगा, और ये सी वाला तो सिंगलेट ही होगा ना, ठीक है। ये तो सिंगलेट है, ओके। अब आ जाओ, ए क्यू की स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। CH3 वाला कितने में स्प्लिट होगा, एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन हैं, तो ये ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। ये मल्टीप्लेट होगा, क्योंकि एक तरफ 2 एक तरफ 3 है, 5 हो गए। ये ट्रिपलेट में टूटेगा, क्योंकि एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन हैं कार्बन के पास, एक तरफ कार्बन ही नहीं है। और ये तो सिंगलेट ही होगा, इसको तो बेंजीन को तो सिंगलेट 7.2 के पास है। अब आ जाते हैं आर के ऊपर। ए ट्रिपलेट में टूटेगा, साथ में 2 हैं, और ये क्वार्टेट में टूटेगा, ठीक है। इसी तरह ये सिंगलेट होगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, कार्बन के पास प्रोटॉन नहीं है, और ये भी सिंगलेट होगा बेटा, ठीक है। आ जाओ इधर एस पे। ए वाला सिंगलेट होगा, बी वाला ट्रिपलेट होगा, और सी वाला ट्रिपलेट होगा। दोनों तरफ, एक तरफ CH2 इसके लिए, एक तरफ CH2 उसके लिए, और ये तो सिंगलेट ही होगा। लास्ट वन, ए वाला सिंगलेट होगा, बी वाला डबलेट होगा, सी वाला ऊपर 3 है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो 3 का मतलब हो गया क्वार्टेट, और ये तो सिंगलेट ही होगा। अब देखें, मैंने ना अपनी वर्किंग कर ली खुद से, ताकि मुझे आगे से क्वेश्चन को करने में टाइम ही नहीं लगेगा। आप देखिएगा, चेक कीजिए। ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट, सिंगलेट। आजा चेक कर। ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट, सिंगलेट, ये रहा आर। और से देखिए कैसा। तो एक ट्रिपलेट है, ठीक है, एक क्वार्टेट है, और सिंगलेट और सिंगलेट है। आप चेक कर लें, और कुछ किसी में है ही नहीं है कुछ। इसका मतलब ये हुआ, ये कंपाउंड हो गया आपका, ठीक है। मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए, देखिएगा। मैंने क्या कहा, अपनी वर्किंग करने से। अब पता है क्या है, इसके बाद आपको ना डेटा बुकलेट जो 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 वैल्यूज दी होती है वो भी देखने की ज़रूरत नहीं होती, इतना इजी हो जाता है ये। ओके, ये क्या था, मैं ज़रा आर की शक्ल बनाऊँ। ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड O, ये होगा CH2, और ये होगा CH3 बेटा, ठीक है। Identify which of the compound PQRSOT given this spectrum. तो R है। Draw the displaced formula of the compound you have identified. Identify the protons responsible for the peak 3.7, 2.5 और 1। आजा बेटा, अब मैं इसे और आसान करके लिख लूँ। ये होगा ट्रिपलेट, ये होगा
क्वार्टेट, ये होगा सिंगलेट और ये होगा सिंगलेट। ये तो ये हो गया 7.2 के पास उसने खुद बता दिया है, बेंजीन ने शुरू में बता दिया है, ठीक है। तो उसको तो छोड़ दो, अब आ जाओ बाकियों पे। ये सिंगलेट ये हो गया, डन हो गया। क्वार्टेट ये हो गया, और बेटा ट्रिपलेट ये हो गया। आसानी हो गई। अब बता दो, आ, मेरा ख्याल यही लिखना है आपने, ठीक है। तो 1 पे क्या लिखोगे, 1.0 पे लिखोगे CH3 और CH2 के साथ जो अटैच है, इसको यूं करके ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद 2.5 पे है, ये रहा 2.5, ये रहा, ये हो जाएगा CH2, बेसिकली CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे हाईलाइट कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ। 3.7, 3.7 पे क्या है, ये वाला 3.7 वाला है, और ये है CH2 और C डबल बॉन्ड O इधर भी है, और साथ में बेंजीन रिंग लगा दो, ठीक है। इसको बेंजीन रिंग के साथ लगा देते हैं, एराइल ग्रुप हो गए। और ये हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया इसका, दैट्स इट। स्ट्रक्चर को उठा के नीचे बना दें। नेम द स्प्लिटिंग पैटर्न 3.7। 3.7 पे क्या है, सिंगलेट। तो सिंगलेट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन हैव नो प्रोटॉन। तो आपने कहा इट इज सिंगलेट, और क्या बोलेंगे आप, बिकॉज एडजेसेंट कार्बन हैव नो प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन नहीं। आगे आए, चूज फ्रॉम द लेटर्स PQRS एंड T आइडेंटिफाइड टू कंपाउंड्स दैट ईच हैव डबलेट पीक। हम शुरू में काम कर चुके हैं, अब डबलेट देखो किस किस के अंदर है। जिंदगी में सुकून, आ जाओ। पी में देखो डबलेट है, ये रहा। और डबलेट कहाँ नजर आ रहे हैं, चेक करो। क्यू में नहीं है, आर में कोई डबलेट नहीं है, एस में भी डबलेट नहीं है, ये रहा डबलेट। तो पी में और टी में क्या है, डबलेट्स हैं, ठीक है। आप लिखेंगे पी एंड टी, हो गया। आगे आओ, द कंपाउंड विद ओनली 3 पीक्स इन द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम। हम शुरू में काम कर चुके हैं, ये रहा बेटा 3 पीक्स, पी। कैसा, इसलिए कहता हूं पहले अपना काम कर लिया करो, आसानी हो जाएगी। सजेस्ट अ सुटेबल सॉल्वेंट दैट शुड बी यूज्ड टू कंटेनिंग द CdCl3। द प्रोटॉन NMR spectrum of T compare with presence of D2O in the presence of this, describe any difference between two spectra। D2O रिप्लेस करता है लिबाइल प्रोटॉन्स को, तो क्या कंपाउंड टी में कोई लिबाइल प्रोटॉन है, इसमें चेक करो, ये रहा टी आपका। कहीं पे कोई रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, नहीं। रिप्लेसेबल क्या होते हैं, OH वाले, COOH वाले, NH वाले, H, ये सब रिप्लेसेबल होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस डज नॉट हैव एनी लेबाइल या रिप्लेसेबल प्रोटॉन, है ही नहीं उसमें। आ गया, कंप्लीट टेबल 8.1 शो द पीक्स इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम। हो गया आसान, जिंदगी में सुकून। A B C D E 6 हो गए। दोनों A, दोनों B C D, A
ये बी, ये सी और ये डी, तो ए बी सी डी ये 4 हो गए। आगे आ जाओ, ए बी, ये वाले कार्बन सी, ये वाले कार्बन डी, ये वाले कार्बन ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ई का मतलब हो गया 5 हो गए। यहाँ आ जाओ, ए, ये दोनों एक जैसे हैं, बी और ये सी हो गए एक जैसे, 3 हो गए। बच्चों वाला सवाल आ गया। Tyrosine and lysine shown in figure 9.1 are naturally occurring amino acid found in proteins। ठीक है, एक टायरोसिन का दिया हुआ, एक लाइसिन दिया हुआ। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब जब न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो। ठीक है, 9.47 ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन एट स्टेटेड पीएच बॉक्सेस। अब देखो यहाँ इसमें ना थोड़ी बदतमीजी है। जब आपको किसी अमाइनो एसिड या ज्विटराइन के स्ट्रक्चर्स बनाने हो डिफरेंट पीएच पे, तो आपको पीके ए वैल्यूज दी नहीं चाहिए ना। पीके वैल्यूज नहीं दी होंगी तो आप कहाँ से, क्योंकि हमारा रूल क्या है, रूल ये है, देखो बेटा मैं आपको फिर से बता दूं कि इफ पीएच इज ग्रेटर देन पीके ए तो डी प्रोटोनेटेड होगा ये। ठीक है, डी प्रोटोनेटेड होगा, सही है। अगर पीएच पीके से बड़ी हो तो डी प्रोटोनेटेड, और अगर पीएच पीके ए से कम हो तो प्रोटोनेटेड होता है। ठीक है, और अगर पीएच पीके ए के बराबर हो तो हाफ प्रोटोनेटेड होगा, हाफ डी प्रोटोनेटेड होगा। इसको तो खैर काम ही नहीं है हमारा। अब सवाल ये है कि उसने हमें बताया ही नहीं है कि इसकी पी के वैल्यू क्या है, इसकी 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 क्या है, और हमें बस सिर्फ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बता दिया। तो आसान तरीका बताता हूँ। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, अब आपको लाइसीन का स्ट्रक्चर बनाना है 9.47 पे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कब होगा ये इस वक्त होगा ना जब प्लस और माइनस बराबर होंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5, ये देखिएगा बेटा, इसको तो मैं पहले बना देता हूँ ना ताकि ये आसान हो जाए। ये नेगेटिव कर दिया, ये हो गया 10। सही है। अब पीएच 12 पे पूछ रहा है हायर पीएच के अंदर, तो लोअर पीएच के अंदर कैटाइंस बनते हैं, हायर पीएच के अंदर एनाइंस बनते हैं। जनरली हम यही करते हैं। तो अब मसला ये है कि आपकी पीएच ज़्यादा है, और अगर आप इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से करीब करीब कर ले, क्योंकि वो बेसिकली एवरेज होता है, दो पी के ए का एवरेज होता है, सही है, जिसमें आपका ये बनता है। आपको याद होगा, लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। तो हायर पीएच के अंदर एनाइन और लोअर पीएच के अंदर कैटाइंस। तो अब क्या करें, इसको 12 यानी हायर पीएच है तो इसको क्या कर दें भाई, पीएच आपकी बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब डेफिनेटली आपका पीके कम होगा। तो अगर आपका पीके बहुत ज़्यादा हो जाए, सही है, पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, सही है, आपकी 12 पीएच है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाली कंडीशन ही होगी। पीएच बहुत ज़्यादा है ना, 12 है, तो 12 का मतलब हायर पीएच है। पी कैसे डेफिनेटली हायर होगी, तो अगर आप हायर होगी तो आप कहेंगे डी प्रोटोनेटेड होगा, यानी प्रोटॉन्स हटा दो। तो बेटा 2 3 4 5 6, ये देखिएगा मैं सबसे प्रोटॉन हटा देता हूँ, सी ओ ओ नेगेटिव, और ये मैंने स्टोर कर दिया, पूरा कंप्लीटली डी प्रोटोनेटेड हो गया। इसमें कहीं पे मैंने प्रोटॉन नहीं लिखा, प्रोटॉन लिखता तो NH3+ लिखता। अब सवाल है pH 7 पे क्या करें। मसला ये है कि इसकी ना जो पीके वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 8.4 समथिंग। ठीक है, तो पीके ज़्यादा है और पीएच कम है। तो अगर पीके ज़्यादा हो और पीएच कम हो तो प्रोटोनेटेड होता है। तो तकरीबन मेरा ख्याल है अराउंड ये 8.4 और 10 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक को क्या कर देते हैं, प्रोटोनेटेड कर देते हैं।
ठीक है। तो लोअर आपकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच लोअर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यार पीएच कम है। अब बहुत कम नहीं है ना, बहुत कम होती तो हम बोलते पीएच इज़ वेरी लेस, सो प्रोटोनेटेड कर दो। पीएच इज़ 7 न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में हम सिर्फ एक को प्रोटोनेटेड कर देते हैं और एक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा NH2, दैट्स इट। तो हमने क्या कर दिया, प्रोटोनेटेड फॉर्म में, देखो ये भी प्रोटोनेटेड है, ये भी प्रोटोनेटेड है, तो लोअर पीएच पे मतलब जो आपकी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उससे तो कम ही है ना पीएच, ठीक है। तो लोअर पीएच पे हमने उसको प्रोटोनेटेड कर दिया, हायर पीएच पे हमने उसको डी प्रोटोनेटेड कर दिया। और ज्विटर आयन तो हमें पता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होते हैं बेटा, इक्वल हो। जब आपका कोई ज्विटर आयन अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो हम उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो बदतमीजी की है, मुझे यकीन है बच्चों ने सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम किया होगा, और बच्चों ने मुझे लगता है यहाँ पे ना ये किया होगा कि NH3+ किया होगा, और यहाँ पे भी NH3+ किया होगा, और ऐसे किया होगा, क्योंकि ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड ना, कंप्लीटली प्रोटोनेटेड। लेकिन बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो पीएच है ये लोअर नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पे हम किसी एक को तो कर सकते हैं, दूसरे को नहीं करना चाहिए। When ethanoic acid is treated with PCl5 products, D is formed, ठीक है। When D is added to tyrosine, ठीक है, टायरोसिन ये रहा आपके पास, ठीक है। ये कह रहा है टू डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स E and F are formed. E has an ester link और F does not. अब आप देखिएगा, इथेनोइक एसिड को आपने PCl5 से रिएक्ट करवाया तो इथेनॉइल क्लोराइड बनेगा। एक बात तो ये कंफर्म हो गई, डी क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। अब आप डी को टायरोसिन से मिलाएं, ये रहा टायरोसिन। मैं वापस कर देता हूं इसको, जरा देखिएगा बेटा। सोचें, जब आप इथेनॉइल क्लोराइड को मिलाएंगे इसके साथ, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अमाइन के साथ मिल जाए अमाइड बना दे, फिनोल के साथ मिल जाए एस्टर बना दे। दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो कह रहा है कि E हैज अ एस्टर लिंक, तो इसका मतलब ये हुआ E एस्टर लिंक है, ये रहा। तो E जो है वो तो यही होगा ना भाई, फिनोल एसाइल हैलाइड के साथ मिलके एस्टर बनाते हैं, तो OCOCH3, बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहने दें, छोड़ दें, हो गया। अब F जो है, ठीक है, वो F क्या बोल रहा है आपको, F क्या होगा बेटा, F इज नॉट, डज नॉट, इसका मतलब है अगर F एस्टर नहीं है तो F अमाइड हो गया। कैसे, यहाँ देखिएगा, ये एसाइल अमाइन के साथ मिलके क्या बनाता है, अमाइड। तो जरा देखिए, मैं F का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा होना चाहिए, फिनोल अपनी जगह है, उसके बाद क्या है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर, एक आपने ऊपर बनाया, फिर आपने एक नीचे बनाया, उसके बाद यहाँ लगा हुआ है N, इधर H, यहाँ लगा दें आप बेटा, H लगा हुआ है, सही। और ये आपका पूरा ग्रुप आ गया, तो ग्रुप ही खत्म हो गया भाई, ठीक है। आप यहाँ ग्रुप बना लें, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए, सर ने आर लिखा है। आज सर ने आर इसलिए लिखा है कि बाकी आप खुद बना लेंगे, सर ऐसा सोच रहे थे, लेकिन फिर सर ने सोचा कि ऐसा ना हो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं ना भाई। हाय रिजवान, ये देखिएगा बेटा, ये हो गया आइसोमर एक दूसरे के, एक हो गया एस्टर, एक हो गया अमाइड, और डी तो हम पहले बना चुके हैं, इथेनॉइल क्लोराइड होगा। Complete table 9.1 by drawing the structure of organic product formed when tyrosine react with each of the named, ठीक है। Ignore the directing effect of, सही है, मतलब कौन सा किस पोजीशन पे लगाना है उसको छोड़ दें।
टायरोसिन को आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया, तो पहले बताओ ब्रोमीन टायरोसिन के साथ क्या देगा। देखो बेटा, फिनोल है ना, तो फिनोल का ब्रोमीन के साथ टेस्ट है, हाँ है, वाइट प्रेसिपिटेट ब्रोमिनेशन। तो करना क्या है, अब ये आप पूरा खुद बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ये मैंने बनाया, ये पूरी इसके साथ दुम लगी हुई है, ठीक है, वो आर की पूरी दफा करो। एक बी आर यहाँ लगा दो, एक बी आर यहाँ लगा दो, फिनोल के साथ ब्रोमिनेशन हो गई। एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस के साथ रिएक्ट करेगा टायरोसिन में, गौर से देखिए। फिनोल एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा। तो आपको सॉल्ट बनाने हैं बेटा। अब इससे मेरी मजबूरी है, मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पता है क्यों? इसलिए बेटा कि वो एक लास्ट में है और एक फर्स्ट में, बचत नहीं होगी यहाँ। तो ओ एन है बेटा, यूं यूं, ये हो गया NH2 और ओ। अब है एक्सेस HNO3 एक्वस दिया, तो नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, फिनोल के साथ, नाइट्रो ग्रुप बना देगा। तो हमने ये लगाया फिनोल, तमीजियाँ हैं और कुछ भी नहीं है, HNO2 और सॉरी NO2, और ये पूरी पूरी आपने चेन साथ, ठीक है। आगे देखिएगा, पार्ट डी। A mixture of tyrosine and lysine can be separated by thin layer chromatography, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी भी है। अंडर कंडीशन RF वैल्यू लाइसिन की है 0.14 और टायरोसिन की है 0.45। तो RF वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द RF वैल्यू, उसने वही पूछ ली। तो इट इज रेशियो ऑफ distance traveled by amino acid upon distance traveled by solvent. Suggest an explanation the difference of RF. टायरोसिन की RF वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया टायरोसिन इज मोर सॉल्युबल या हैज मोर इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट। टायरोसिन इज more soluble in solvent। इसके साथ ही हमारा पेपर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा।